नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को 2 दिवसीय मॉस्को के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी की आगामी रूस यात्रा बेहद अहम बताई जा रही है। इस यात्रा को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बेहद उत्साहित हैं। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आयोजन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 8 से 9 जुलाई तक मॉस्को में रहेंगे। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि सन 2000 से भारत और रशिया के बीच में एनुअल समिट्स होता है और ये विजिट जो हो रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 22वां 22nd एनुअल समिट है हमारे प्रधानमंत्री और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में। लास्ट समिट जो हुआ था 2021 में जब प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया गए थे, तो इस 3 साल के गैप के बाद ये जो समिट हो रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे बीच में बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है। ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ऐसी इशूज़ हैं जिस पे बहुत डेवलपमेंट हुई हैं पिछले 2 सालों में और इन सारी चीज़ों पे बातचीत होगी। इसके अलावा रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो हैं इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में और विश्व स्तर पे, उन चीज़ों पे भी डिस्कशंस होगी। मैं पूरी तरह तो अभी नहीं बता सकता कि लीडर्स क्या बात करेंगे, क्योंकि ये तो वो डिसाइड करेंगे, उनको भी जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सारी मुद्दों पे बातचीत होगी। यूक्रेन में जो सिचुएशन है उसके बारे में भी संभावना है बात होने की। सर, अगर हम डिफेंस, कनेक्टिविटी, इन सब की क्षेत्र की बात करें तो रशिया और भारत का जो रिलेशनशिप है वो आप कैसे देखते हैं, और जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स इन सेक्टर्स में हम मान सकते हैं कि कुछ साइनिंग होंगी? जी, इन सारे क्षेत्रों में भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिल के भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स का उत्पादन कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र को और बढ़ाने की संभावना है, जिसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरी जो आपने बात कही वो भी उस पर भी बातचीत होगी और जो इन क्षेत्रों में डॉक्यूमेंट एग्री हुए हैं उन पे भी सिग्नेचर होने की संभावना है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ बातचीत चल रही है। मुझे लगता है 6-7 डॉक्यूमेंट्स हम इस विजिट के दौरान। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने आज तक कभी नहीं सुना कि भारत सरकार की कोई कंपनी दिल्ली सरकार को रिश्वत देगी। एलजी को यह आजादी है कि वे किसी के भी खिलाफ कोई भी जांच के आदेश दे सकते हैं। कल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आपके एक और जो पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक और मामले में जांच का आदेश दिया, जो इस तरह से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दिया गया है। ये मामला है जो भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है जेल, उसके द्वारा घूस देने जाने का मामला है, जो पहले मामला बताया जा रहा है। देखिए, हमने तो अभी आज तक कभी सुना नहीं कि भारत सरकार की कंपनी दिल्ली सरकार को रिश्वत देगी, मगर समस्या ये है कि एलजी साहब के पास ये स्वतंत्रता है, वो जिस दिन चाहें जिसके ऊपर भी किसी भी मामले की जांच के आदेश दे सकते हैं और वो लगभग हर हफ्ते कोई नई जांच के आदेश देते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि अखबारों के अंदर सुर्खियां बने और ऐसे लगे कि पता नहीं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। साबित किसी में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां जहां पे भी उन्होंने देखा वहां पे उन्हीं अफसरों की गलती निकल रही है
जो अफसरशाही सीधे उनके अधीन है। कौन अफसर हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या काम करेगा ये एलजी साहब के अधीन है। कौन पीडब्ल्यूडी में क्या काम करेगा ये उनके अधीन है। कौन पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी बनेगा, कौन किस डिपार्टमेंट का सचिव बनेगा ये उनके अधीन है। किसके ऊपर कार्रवाई करनी है नहीं करनी है ये उनके अधीन है। तो उनके पास स्वायत्तता है और उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आपने जो इतनी सारी जांचें दी उसमें हो क्या रहा है। तो इसलिए ये सिर्फ एक राजनीतिक चीजें हैं। आम आदमी पार्टी लीडर रीना गुप्ता ने बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी भारत के इतिहास की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। नेता रीना गुप्ता ने मुंबई के सांसद रविंद्र वायकर के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके ऊपर एक एफआईआर हुई थी, लेकिन जैसे ही वे शिंदे गुट में शामिल हुए उन्हें क्लीन चिट मिल गई। उन्होंने सांसद रविंद्र वायकर के केस को पूरे घटनाक्रम के साथ बताया और मोदी सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाथरस हादसे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने यूपी सरकार से पीड़ित के परिजनों को मुआवजा राशि बढ़ाने और जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पत्र के माध्यम से सीएम योगी को पीड़ित परिजनों की समस्याएं भी बताईं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को भी शेयर करते हुए लिखा कि हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख महसूस कर और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से उनसे अवगत कराया। मुख्यमंत्री से मुआवजे की राशि को बढ़ाकर शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया। इस दुख की घड़ी में उन्हें हमारी सामूहिक संवेदना और सहायता की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रविवार को लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ जारी है। मुदरगम और चिन्नीगम फ्रिसिल में अब तक 6 आतंकी मारे गए हैं, 2 जवान शहीद हुए हैं। मुदरगम में 2 आतंकियों और चिन्नीगम फ्रिसिल में एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका है। दोनों जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुदरगम में आज सुबह 2 आतंकी मारे गए और 1 जवान शहीद हो गया। कुलगाम के चिन्नीगम फ्रिसिल में कल 4 आतंकी मारे गए, 1 जवान शहीद हुआ। कंफर्मेशन के हिसाब से दो अलग अलग इनकाउंटर साइट्स पे इनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। जी सर, कितनी बड़ी सफलता है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि काफी चल रहा था पिछले दिनों से इंटेलिजेंस इनपुट की संदा से जम्मू में कुछ टेरर अटैक्स हुए थे और लगातार उसके बाद ऑपरेशंस आपने शुरू किए। डोडा में 4 टेररिस्ट मारे गए, उसके बाद बारामूला में और अब साउथ कश्मीर के कुलगाम में। निसंदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे और जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से, उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को, अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, एजेंसीज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर और खासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूं कि आवामी सपोर्ट के साथ, लोगों के साथ इस चीज को हम जरूर जीतेंगे और हम ये समझते हैं कि लोगों का पीस में, शांति में और ज्यादातर और लोगों का जान बचाने के लिए, इस अफरा तफरी को खत्म करने के लिए मेरे ख्याल में सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और ये एक और जोर पकड़ रहा है। कुछ आइडेंटिफिकेशन हुई है, कौन सा ग्रुप था, ये कहां से आया? अभी ऑपरेशंस चालू है
इसलिए एक जगह में अभी ऑपरेशन कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है। तो जब हो जाएगा तब हम क्लैरिटी के साथ बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो तंजीम आपस में भी कोऑर्डिनेट करके बैठते हैं, तो इसलिए जब हम एक एक करके इसकी वो करेंगे तब इसमें लोकल टेररिस्ट का भी होने का खबर मिली है। तो इसकी जब कंक्लूजन पे आ जाएगा तब हम सटीक तौर पे ये कह पाएंगे कि तंजीमों के हिसाब से कि क्या एक ही तंजीम के थे या एक से ज्यादा के थे। क्या हो रहा है कि जम्मू रीजन में इस तरह के मामले ज्यादा हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज है, नंबर एक ऐसी चीज है जो हमेशा सिक्योरिटी सिचुएशन की पैरामीटर्स को या सिक्योरिटी सिचुएशन को बयान नहीं करती है। और पर हम हर इंसिडेंट को, हर एक्ट को बड़ा ग्रेविटी के साथ और बड़ा सीरियसनेस के साथ लेते हैं। तो मैं जैसे जगह जगह पर कहा हूं कि जम्मू साइड में एक पुराना चीज को एक्टिवेट करने की कोशिश है। तो इसीलिए जब एक जगह में कुछ हद तक, कुछ देर तक, लास्ट इंसिडेंट 2006-2007 के बाद अब जब इंसिडेंट्स होने लगे हैं या होने की कोशिश हो रही है, तो एक कंसर्न पैदा होती है। पर उस कंसर्न का मतलब नहीं है कि दुश्मन ने कोई भारी कामयाब हासिल करी है। देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी है आतंक का एक इंसिडेंट करना, पर आतंक के पीछे एक सपोर्ट बेस को खड़ा करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। आज अब अगर जम्मू की बात करते हैं तो उसी जम्मू के जिले में आप जाइए, गंदों में आप जाइए, डोडा में आप जाइए, उधमपुर में आप जाइए, डुड्डू बसंतगढ़ में, बनी मछेड़ी में आप पाएंगे। अगर आप मेरे मीडिया मित्र जब जाएंगे वहां पे लोगों से बात करेंगे तो आपको ये पक्का पता चलेगा कि वो माहौल नहीं रहा है। तो कोई आतंक को फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम है वो नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ी कामयाबी है। तो हम उस कामयाबी को बुनियाद बनाते हुए हम उम्मीद करेंगे कि हम अमन को और शांति को कायम रखें। सूरत के सचिन इलाके में शनिवार को एक 5 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत के गिरने के बाद से एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। टीम ने अब तक 7 लोगों के शवों को मलबे से बाहर निकाल लिया है। अभी मलबे में कई लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी, सूरत महानगर पालिका के मेयर दक्षेश मावानी, डिप्टी मेयर और बीजेपी विधायक संदीप देसाई और विपक्ष के नेता पायल साकरिया समेत अन्य नेता भी मौके पर पहुंच गए। बीएसपी प्रमुख मायावती और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि अर्पित की। सार्वजनिक श्रद्धांजलि की बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग का पार्थिव शरीर पेरम्बूर के कॉर्पोरेशन स्कूल मैदान में रखा गया था। इस दौरान मायावती ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। वहीं आपको बता दें, 5 जुलाई को पेरम्बूर में तमिलनाडु बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष के उनके आवास के पास नृशंस हत्या कर दी गई थी। यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप, हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए, ताकि जो असली अपराधी हैं तो उनका असली चेहरा सामने आ जाए, ये मालूम पड़ जाए कि इसके पीछे हाथ किसका है।
पंजाब के खंडूर साहिब से लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने शुक्रवार को संसद सदस्य की शपथ ली। सेफ हाउस में अमृतपाल ने लगभग 50 मिनट तक अपने पिता और चाचा से मुलाकात की। इसके बाद उन्हें डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया। इस बीच अमृतपाल का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने खुद को पंथ का बेटा और खालसा राज्य की मांग को सही बताया। भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा रविवार सुबह गुजरात के अहमदाबाद शहर में शुरू हुई, जहां उनके दर्शन के लिए यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का रथ दशकों पुरानी परंपरा के अनुसार खलासी समुदाय के सदस्यों ने खींचा। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के दूसरे दिन निकाली जाती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती की और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिन विधि संपन्न की। ये विधि जमालपुर इलाके में भगवान जगन्नाथ के 400 वर्ष पुराने मंदिर से रथ यात्रा शुरू होने पर सोने की झाड़ू से यात्रा मार्ग को साफ करने की परंपरा है। भारत के बड़े हिस्से में भारी बारिश ने जून की कमी की भरपाई कर दी है। जुलाई की शुरुआत में ही मानसून देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बरसा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी हिस्सों में और अगले 5 दिनों में उत्तर पूर्व में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही वर्षा के चलते दुश्वारियां बढ़ गई हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड में अत्यंत भारी वर्षा के अलर्ट को देखते हुए रविवार को 4 धाम यात्राएं स्थगित कर दी गई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी शनिवार को पहलगाम बालघाट से बाबा अमरनाथ यात्राएं स्थगित कर दी गई। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।